तो कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम सॉल्यूशन चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज के लेक्चर में हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को करने वाले हैं, जिसमें हमारी दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ रह गई थी। एक तो डेप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और एक रह गई थी हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन एक बार और देख लेंगे। तो आज के इस लेक्चर में मेन जो हमारा काम होगा वो ये होगा कि हमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जो कि हम कर चुके हैं, उसके न्यूमेरिकल्स करने हैं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट न्यूमेरिकल्स करने हैं इसके, और डेप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी करनी है। और एक और टर्म में जो कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में आता है, एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन का, जो कि हम इस लेक्चर में तो नहीं करेंगे लेकिन अगले लेक्चर में करेंगे। और एक और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि रह गई है हमारी, वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वो करेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है बच्चों। तो बच्चे शुरू करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन हम करते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों, क्वेश्चन कुछ ऐसे आता है कि अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ their elevation of boiling point। जिसमें पहला सॉल्यूशन है हमारा C6H12O6, 1 मोलर C6H12O6, यानी कि 1 मोलर ग्लूकोज है। दूसरा सॉल्यूशन है हमारा 1 मोलर AlCl3, ठीक है। तीसरा सॉल्यूशन है हमारा 1 मोलर NaCl, ठीक है। तो इतना तो मैं आप सभी को बता दूं, इतना मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ग्लूकोज जो होता है ना, अब एक्वस मीडियम में यानी कि पानी में जब हम डालते हैं ग्लूकोज को, तो वो अपने आयंस में नहीं टूटता। जब नहीं टूटेगा तो ये C6H12O6 ऐसा ही रहेगा। तो इसका एक्वस मीडियम में भी कंसंट्रेशन 1 मोलर ही रहेगा। लेकिन क्या होता है, AlCl3 जो होता है ना, एक्वस मीडियम में अपने आयंस में टूट जाता है। कैसे टूटता है, 1 एल्यूमिनियम 3+ और 3Cl-, ऐसे अपने आयंस में टूट जाएगा। तो जिसकी वजह से इसकी कंसंट्रेशन 4 मोलर हो गई, 3 मोलर है एक ये टूट जाएगा अपने रिस्पेक्टिव आयंस में Na+ और Cl- में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं किसकी कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है, किसकी कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है। कहोगे सर इस वाले की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है, इस वाले सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इन तीनों सॉल्यूशन को नाम दे देते हैं ABC, ABC, ठीक है। और हमें अरेंजमेंट करनी है किस पे,
एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करनी है। तो इतना तो सबको याद होगा कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। अगर नहीं भी पता है तो मैं दोबारा से बताना चाहता हूँ कि जिसका कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगा उसका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। बस आपको यही एक बात याद रखनी है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी। इसकी अरेंजमेंट कैसे करेंगे? बी का एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, फिर होगा हमारा सी का, और फिर सबसे बाद में आएगा ए का। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन तो हो गया ऐसे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें है कुछ ऐसा कि क्वेश्चन नंबर 2, 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है? 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज एडेड इन 100 ग्राम ऑफ, 100 नहीं, यहाँ पे 1000 ग्राम कर लेगा, is added in 1000 ग्राम ऑफ वाटर, then calculate the boiling point of solution, boiling point of solution। तो इस क्वेश्चन में सीधा सीधा ये पूछा गया है कि जब हम एक एक 1 किलो या फिर क्या बोलते हैं 1000 ग्राम ऑफ वाटर में जब हम 90 ग्राम ग्लूकोज मिलाएंगे तो सॉल्यूशन जो बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। तो आपको इससे तो पता चल ही रहा होगा कि हाँ, ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का सवाल है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और बच्चों क्वेश्चन में केबी भी दे रखा है 1.86 केल्विन केजी पर मोल गिवन है। ठीक है, अब हमें पूछा है कि सॉल्यूशन जो हमने बनाया इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। एक और बार मैं बता देना चाहूँगा कि जो 1 kg वाटर में जब हमने 90 ग्राम ग्लूकोज मिलाया, 1 किलो पानी में जब हमने 90 ग्राम ग्लूकोज मिलाया तो जो सॉल्यूशन बनके तैयार हुआ उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो। नॉर्मल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हमने उसमें कुछ मिला दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा ही। तो बच्चों सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं डेल्टा टी बी वाला। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू में एम, यही था ना फॉर्मूला। और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, डेल्टा टी बी की जगह क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, टी नोट बी। ठीक है बच्चों, ये क्या है, टी बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और माइनस किया, और ये टी नोट बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट या वाटर। और के बी की जगह के बी रहेगा, मोलैरिटी की जगह यहाँ पे हम मोलैरिटी निकाल लेंगे। तो मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ पे टीबी जो है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, यही तो हमें निकालना है। और टी नोट भी क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस, ये तो सबको पता है। प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और केबी क्या है, केबी क्या गिवन है, 1.86 इंटू में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास। गिवन मास को हम किससे डिनोट करते हैं, W से, और मोलर मास को M से। और गिवन मास किसका निकाल रहे हैं हम, ग्लूकोज का। ग्लूकोज को हम सोल्यूट मानते हैं, सोल्यूट को हम B से डिनोट करते हैं। गिवन मास अपॉन में मोलर मास ऑफ B अपॉन में यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, WA, ये केजी में होना चाहिए। तो या तो अगर ग्राम में है तो यहाँ पे आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन अगर किलोग्राम में ये है तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि होता है ना कि अगर ये ग्राम में है तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए, मतलब इसको किलोग्राम में करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 1000 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ऐसे यहाँ पे मैंने 1000 लिखा। आप कहोगे सर जी डिवाइड करना था आपने तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों बातें सेम ही है, या तो नीचे यहाँ डिवाइड करके किलोग्राम में कर लो या ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो भी किलोग्राम में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इतना तक हो गया। अब हमें गिवन मास कितना दे रखा था, 90 ग्राम ग्लूकोज दे रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब कुछ एज इट इज ऐसे का ऐसे, 1.86 ऐसे का ऐसे। और यहाँ पे गिवन मास 90 ग्राम, मोलर मास ग्लूकोज का कितना होता है, 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, और यहाँ पे 1000 ऐसे का ऐसे ही। और यहाँ पे सॉल्वेंट का मास कितना था, 1000 ग्राम, तो 1000 भी ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। 1000 से 1000 कट गया, और 1.86 इंटू में 90 वन जा 90 और 90 टू जा 180, ये क्या हो गया 1/2। और यहाँ क्या था, टीबी माइनस 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ गया, टीबी माइनस 100 डिग्री सेल्सियस 1.86 इंटू में, मतलब 1.86 को 2 से डिवाइड किया, तो 2 से डिवाइड करो क्या क्या आ रहा है, ये तो 0 से जाएगा, फिर 9 से, फिर 3 से, 0.93 समथिंग आ रहा है, 0.93। तो अब क्या करेंगे, 0.93 डिग्री सेल्सियस ऐसे आ रहा है। तो अब ये यहाँ माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। टी बी इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस प्लस में 0.93 डिग्री सेल्सियस। तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, 100.93 डिग्री सेल्सियस। तो आपने देखा कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हल्का सा बढ़ गया। कितना बढ़ा है, 0.93। अगर आपको ऐसे भी नहीं पता चल रहा है कि कितना बढ़ा है, तो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला लगा लो ना, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 100.93 है, और वाटर का क्या है 100 है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कितना आ गया 0.93। या तो आप इसे डिग्री सेल्सियस में मान लो या फिर केल्विन में मान लो, दोनों बातें सेम ही है। अब सेम क्वेश्चन को हम केल्विन में भी कर सकते हैं, उसमें बस थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ अलग हो जाएगा। 12th क्लास की केमिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चन टेम्परेचर के बिहाफ पे आते हैं वो
केल्विन के केल्विन से ही करने होते हैं, ये मैंने गलती से सेल्सियस से कर दिया। मैं आपको केल्विन से भी करके दिखाता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, आप किसी से भी निकालो। अगर क्वेश्चन में एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है, अगर क्वेश्चन में एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है तो आप सेल्सियस से निकालो या केल्विन से निकालो, दोनों में ही एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सेम आएगा। अब कहोगे सर जी ऐसा क्यों, अब मैं बता देता हूँ ऐसा क्यों होता है। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ का डिफरेंस निकालते हो तो वो चीज़ सेम आती है। अब उसके ऊपर यूनिट मैटर नहीं करती कि कौन सी यूनिट हमने लगाई है। जैसे मान लो हमने जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस है और एक टेम्परेचर है 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और यहाँ पे हम लेते हैं एक टेम्परेचर 273 डिग्री सेल्सियस या 373 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। 373 डिग्री सेल्सियस नहीं, 373 केल्विन लेते हैं, और एक लेते हैं 374 केल्विन। 374 केल्विन, दोनों में अगर हम चेंज देखेंगे टेम्परेचर का तो 10 पॉइंट का ही आया है। या तो 10 डिग्री सेल्सियस बोल लो या 10 डिग्री सेल्सियस बोल लो या 10 केल्विन बोल लो, दोनों में चेंज 10 का ही आया है। तो यूनिट से फर्क नहीं पड़ता। अगर हमें डिफरेंस निकालना होता है तो डिफरेंस किसी भी टाइप से निकालो सेम ही आता है। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। आप सेल्सियस में निकालो या केल्विन में निकालो, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अगर हम निकालते हैं तो वो सेम ही आएगा। अब देखो मैंने जैसे सेल्सियस से यहाँ पे निकाला तो 0.93 डिग्री सेल्सियस आया, और मैंने और में केल्विन लिख दिया। तो मैं इसको अभी इरेज कर देता हूँ, बाद में मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि यहाँ पे 0.93 केल्विन आ रहा है, जिससे कि ये बात प्रूव हो जाएगी कि अगर हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकाल रहे हैं तो टेम्परेचर की डिग्री मैटर नहीं करती है कि हमने सेल्सियस ली थी या केल्विन ली थी, ठीक है। तो बच्चों इसी क्वेश्चन को हम केल्विन से भी करके देखते हैं एक बार, या मतलब और लगा के आप इसको दूसरा तरीका भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको और लगा के हम कर लेते हैं। सबसे पहले गिवन चीजें लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या था, गिवन क्या क्या था क्वेश्चन में। गिवन था सॉल्यूट का मास, डब्ल्यू भी गिवन था। ग्लूकोज कितना था, 90 ग्राम। सॉल्यूट का मोलर मास गिवन था 180 ग्राम पर मोल। हमें सॉल्वेंट का मास गिवन था, कितना था, 1000 ग्राम। वाटर था ना, 1000 ग्राम वाटर गिवन था। तो वाटर सॉल्वेंट है और ग्लूकोज सॉल्यूट है। और क्या था, और हमें के बी गिवन था 1.86 केल्विन के जी पर मोल, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन क्या था, मतलब फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू में एम। एम यानी मोलैलिटी, ठीक है। यहाँ पे एम छोटा एम है, इसका मतलब यहाँ पे मोलैलिटी है। तो टीबी की जगह क्या पुट करेंगे, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, और यहाँ पे के बी की जगह के बी लिख देते हैं, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। और मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी का फॉर्मूला सेम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें, केजी में, ठीक है।
तो जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमें नहीं पता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री। 100 डिग्री सेल्सियस इस बार केल्विन लेंगे तो इस बार क्या आएगा 373 केल्विन। 373 केल्विन होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। और केबी क्या है 1.86। और हमारा जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो 90 डिवाइड बाय 180 करेंगे ना 90 डिवाइड बाय 180 तो ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें केजी में। 1000 ग्राम को अगर हम 1000 ग्राम से डिवाइड करेंगे केजी में करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। 1000 ग्राम 1 किलोग्राम होता है तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया 1.86। 90 वन जा 90 92 जा और ये 1 से कट गया तो ये कुछ 1/2 आ गया और ये 2 इससे कट गया 0.93 आ गया। टीबी क्या आया -373 केल्विन। और नहीं नहीं सॉरी मैं अपने वर्ड्स वापस लेना चाहूँगा। टीबी -373 केल्विन नहीं आया। टीबी -373 केल्विन किसके बराबर आया 0.93 के। तो अब टीबी क्या आ जाएगा 0.93 प्लस 373 केल्विन। तो ये कितना आ गया 373 केल्विन 373.93 केल्विन। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या आया 373.93 केल्विन। लेकिन अगर हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकालना चाहें मैं यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ आपको। डेल्टा टीबी का क्या फॉर्मूला होता है टीबी माइनस टी नोट बी। ठीक है तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का ये फॉर्मूला होता है। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना था 373.93 माइनस 373। तो यहाँ पे भी चेंज कितने का आया 0.93। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हमने निकाला 0.93। तो यहाँ से क्या बात पता चली कि अगर हमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकालना हो तो यूनिट मैटर नहीं करती है। यहाँ पे भी 0.93 आया था। एक सेकेंड यहाँ पे भी 0.93 ही आया था। एक सेकेंड इसको थोड़ा 0.93 आया था और नीचे भी 0.93 ही आया है। तो इसका मतलब हमारा आंसर हमने सही निकाला था। और ये बात बिल्कुल सच है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकालते समय यूनिट मैटर नहीं करती है। लेकिन अगर क्वेश्चन आए तो आपको केल्विन से ही करना है। 100 डिग्री सेल्सियस को 373 केल्विन बोलते हैं। मतलब इसका एक ऐसे रिलेशन होता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे लिख देता हूँ 273 केल्विन जो है 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। लगभग एवरेज मान के चलते हैं। अगर एग्जैक्ट देखें तो 273.15 केल्विन बराबर होता है 0 डिग्री सेल्सियस के। और देखा जाए 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिलता है 373.15 केल्विन है 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर अगर हम एक्यूरेट वैल्यू पे जाएं तो। वैसे ये 1.5 का क्वेश्चन में काउंट नहीं करते हैं। कई क्वेश्चन में अगर आप काउंट नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। ठीक है आंसर गलत नहीं आने वाला। अप्रोक्सीमेट आंसर सही आता है। और एक बच्चों को मैं याद दिला देना चाहूँगा क्या बोलते हैं जो ये हमारा केबी था। केबी क्या था कई बच्चे इसका नाम भूल जाते हैं। पेपर में 1 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि केबी कौन सा कांस्टेंट है। मतलब जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का कांस्टेंट क्या है उसमें 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 उसमें ऐसा आएगा व्हाट इज या व्हाट इज द कांस्टेंट ऑफ
कांस्टेंट ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये तो पता है कि हमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का कांस्टेंट के भी होता है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ऑप्शन ऐसे आते हैं, एक तो आ जाएगा, कैसे आएगा, सबसे पहला ऑप्शन हम ले लेते हैं, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। बी ऑप्शन आ गया हमारे यहाँ पे इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। सी ऑप्शन आ गया यहाँ पे हमारा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। डी आ गया नन ऑफ द अबव, ठीक है बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन आ गया। अब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का कांस्टेंट क्या होगा, जो मैंने बताया था, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट होता है। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है, लेकिन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट तो इस क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। तो इसका एक और दूसरा नाम होता है केबी का। केबी का एक और दूसरा नाम होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के अलावा, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के अलावा क्या नाम होता है दूसरा, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये बातें मैं इसलिए बार बार याद दिला रहा हूँ क्योंकि बच्चे ना इसकी स्पेलिंग भूल जाते हैं। अगर लास्ट सेशन खत्म होने वाला है फिर भी अगर बच्चे से इसकी स्पेलिंग पूछो ना तो कहेगा ये क्या, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इसकी तो स्पेलिंग आती नहीं है बच्चों को। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में अगर पूछ ले फिल इन द ब्लैंक्स या जैसे भी अगर पूछ लेता है तो 1 मार्क्स में आपको याद रखना है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट की स्पेलिंग, तो याद कर लो, रट लो एकदम। आगे तो जाके 2-3 ऐसे हार्श वर्ड्स आएंगे जो आपको याद करने मुश्किल हो जाएंगे। एक तो आगे जाके आएगा क्रायोस्कोपिक, जो मैंने यहाँ लिख दिया है, और एक आएगा कोलरोस्कोलो, और भी ऐसे बहुत सारे आएंगे, रोसमंड रोसमंड रिएक्शन, रोजनमंड रिएक्शन आएगी, और कोलरोस्कोलो आएगा, आपका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट आएगा आगे जाके, और भी ऐसे थोड़े बहुत वर्ड्स हैं जो कि डिफिकल्ट हैं, लेकिन इतने भी डिफिकल्ट नहीं है कि आपसे याद नहीं होंगे। 1-2 बार लिख के देखोगे याद हो जाएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 है कुछ इस तरीके से, हाउ मच यूरिया मस्ट बी एडेड in 500 grams of water so that the boiling point of water increases from 100 degrees Celsius to 100.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमें कितने का एलिवेशन करना है, 0.5 डिग्री सेल्सियस का एलिवेशन करना है इसके टेम्परेचर। तो
इसमें हम कितना यूरिया डालेंगे सोल्यूट के तौर पे। ऑब्वियस सी बात है, जो कम अमाउंट में होगा वो सोल्यूट होगा, जो ज़्यादा अमाउंट 500 ग्राम वाटर है, ऑब्वियस सी बात है वाटर सॉल्वेंट होता है। वैसे ही तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ दो तीन चीज़ें। जो बी है, यहाँ पे बी क्या है, यूरिया है, और ये सोल्यूट है। और ए क्या है, ए है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है, यहाँ पे वाटर है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में यूज होने वाली टर्म्स क्या क्या है, जैसे गिवन मास, मोलर मास। गिवन मास किसका, सोल्यूट का। गिवन मास ऑफ सोल्यूट डब्ल्यू बी कितना है, यही तो हमें निकालना है। मोलर मास ऑफ सोल्यूट। यूरिया का मास कितना है, यूरिया का मास होता है 60 ग्राम पर मोल, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे मेंशन करना भूल गया। एम बी इज इक्वल टू 60 ग्राम पर मोल, ठीक है बच्चों। और के भी गिवन है, क्या है 1.86 केल्विन के जी पर मोल, ठीक है। और वाटर का मास कितना है 500 ग्राम। इसको अभी हम किलोग्राम में कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 1/2 किलोग्राम, ठीक है। 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 1/2 ही तो आएगा, या 0.5 लिख लो, जो भी आपकी मर्जी, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ। ये तो हमने वो लिख लिया कि जो जो क्वेश्चन में गिवन था सुंदर सुंदर राइटिंग में, हमने ये लिख लिया। और अब हमें क्या करना है, अब हमें ये निकालना है कि कितना अमाउंट ऑफ यूरिया हम ऐड करें कि इसका एलिवेशन किस से हो जाए। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या दे रखा है हमें, टीबी दे रखा है 100.5 डिग्री सेल्सियस, या फिर हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं 373.5 केल्विन, ठीक है। और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट तो आप सबको पता ही है, 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस। टी नोट भी है, ये क्या बोलते हैं सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। एक सेकेंड में इरेज कर दूंगा, दोबारा लिखता हूँ। तो अभी जो मैंने क्या बात बताई कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या गिवन है क्वेश्चन में 100.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 373.5 केल्विन। और प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 373 केल्विन, ठीक है बच्चों। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको स्टेटमेंट को लिखना है, जो हमें फॉर्मूला याद था, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू में एम। के बी मतलब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इंटू में मोलैलिटी, ये क्या है छोटा है, मोलैलिटी है, मोलैलिटी को डिनोट करता है छोटा है। तो अब डेल्टा टी बी की जगह हम क्या लिखेंगे, टी बी माइनस टी नोट बी। के बी की जगह हम क्या लिख देते हैं 1.86 हमें गिवन था। मोलैलिटी की जगह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को ऐसे भी लिख सकते हैं, एन किसका, सोल्यूट का ना, एन बी, ऐसे भी लिखते हैं हम। एन बोलते हैं कई बच्चे इसको, कई बच्चे इसको ईटा बोलते हैं, तो मैं तो ऐसे लिखता हूँ एन और नीचे बेस में बी। और ये नीचे क्या आ जाता है, मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें, केजी में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना रख रहे हैं 100.5 डिग्री सेल्सियस। और
सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, ये तो होता ही है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ऐसे भी आप कर सकते हो, आंसर तो आ जाएगा, लेकिन इस तरीके से आप मत करना कि एग्जामिनर कई बार देखेगा तो ऐसा हो सकता है कि वो मार्क्स काट ले, लेकिन ये कोई गलत नहीं है, आंसर इससे भी आपका बिल्कुल सही आएगा अगर आप यहाँ पे सेल्सियस में लेते हो। लेकिन मैं कहूँगा ना कि आप इसको केल्विन में चेंज कर लो। अगर आप केल्विन में चेंज कर लोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, उसमें चांसेस कम रहेंगे कि टीचर मार्क्स काटे। मतलब उसमें क्या चांसेस कम रहेंगे, उसमें तो मार्क्स काट ही नहीं सकता अगर आपने केल्विन में किया है तो। लेकिन सेल्सियस में इसलिए काट सकता है, पता है क्यों? सेल्सियस में भी बस इसलिए काट सकता है क्योंकि टीचर ये बोलेगा कि देखो, टेम्परेचर में मानता हूँ कि मैंने सेल्सियस में, क्वेश्चन में सेल्सियस में गिवन है, क्वेश्चन में तो सेल्सियस में गिवन है, गिवन है ना यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे यूनिट जो मैंने दे रखी है उसमें तो यहाँ पे केल्विन है, तो या तो इस केल्विन को डिग्री सेल्सियस में करो या तो इस डिग्री सेल्सियस को ही केल्विन में कर लो। तो हम क्या करते हैं, इस डिग्री सेल्सियस को ही केल्विन में कर लेते हैं, इसको रहने देते हैं, और फिर हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है बच्चों, वैसे आंसर तो उससे भी गलत नहीं आएगा सेल्सियस से, लेकिन अगर टीचर गलत कर दे तो क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई का। तो इसलिए हम वही करेंगे जो सही हो और हमें पूरे मार्क्स मिले। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 100.5 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको हमें केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, 100.5 प्लस 273 केल्विन, तो कितना हो जाएगा ये, 373.5 केल्विन। और प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम कैसे करेंगे, एक सेकंड, 100 डिग्री सेल्सियस प्लस, तो मतलब 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन, तो ये कितना हो जाएगा, 373 केल्विन। तो टी नोट भी तो आ गया 373 केल्विन, और टी भी आ गया हमारा 373.5 केल्विन। तो उसको मैं इरेज कर देता हूँ, थोड़ा रफ वर्क था। ठीक है, अब यहाँ पे अपनी वैल्यूज पुट कर देते हैं, 373.5 माइनस 373 केल्विन, यहाँ पे आ गया 1.86 इंटू में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे लिख देते हैं अभी फिलहाल के लिए NB, और यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट को हम W ऐसे दिखाते हैं, उसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी। यहाँ पे क्या आ गया, 0.5 आ गया, यहाँ पे 1.86 आ गया, और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट में गिवन मास अपन में मोलर मास होता है, तो गिवन मास तो हमें पता ही नहीं है, डब्ल्यू भी तो हमें पता ही नहीं है, मोलर मास हमें पता है यूरिया का 60 ग्राम। और अगर हम इसको सॉल्वेंट के मास को केजी में करते हैं तो हम पहले ही कर चुके हैं केजी में, क्या आया था आंसर, 1/2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इसको ऐसे करते हैं 0.5 1.86 इंटू में गिवन मास, तो ये हमें निकालना है, मोलर मास कितना था 60 ग्राम, और 1/2 है, तो ये ऊपर जाके 2 हो जाएगा, नीचे 1 रहेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 0.5, और ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा WB इंटू में 2 अपॉन में 60, WB ऐसे का ऐसे। और अब क्या करते हैं, इसको यहाँ भेज देते हैं, इसको यहाँ भेज देते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं या ट्रांसपोज कर देते हैं, जो भी आप बोलो। 60 इधर जाएगा तो 0.5 इंटू में 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिवाइड में है तो उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में है तो नीचे इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 1.86 इंटू में 2। ठीक है, ये भी आ जाएगा डिवाइड में, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है,
ये गया। और यहाँ पे क्या आ गया, 5 इंटू में 30, 1 में 186। वेट वेट वेट, 5 और 1 में 30 नहीं आएगा, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे हम तो नीचे 10 आएगा, नीचे आ गया 10। ठीक है, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर क्या आएगा, 100। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक और जीरो बच गया, तो ये क्या आ जाएगा, 5 3 जा 15, ये हो जाएगा 115, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा 1500 अपॉन में 186। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा आंसर हमारा, 8.06 ग्राम के समथिंग आएगा। डब्ल्यू भी क्या आ गया, 8.06 ग्राम। तो बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा 6th क्वेश्चन होने वाला है। सिक्स्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन 6th। ठीक है, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ solution which is formed on adding 124 ग्राम of इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसका मोलर मास कितना है, 62 ग्राम पर मोल, इन 2 kg ऑफ वाटर। ठीक है, और Kb गिवन है 1.86 केल्विन kg पर मोल। ठीक है बच्चों, तो अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज फॉर्म्ड ऑन 124 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल को मिलाने से 2 किलो पानी में। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सिमिलर टू फोर्थ क्वेश्चन की, फोर्थ या सिमिलर टू थर्ड क्वेश्चन जो कि हमने पहले किया था, वो कि बॉइलिंग पॉइंट का सॉल्यूशन क्या होगा जब हम 124 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल 2 kg वाटर में मिलाते हैं, तो जो सॉल्यूशन तैयार होता है तो उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, क्वेश्चन में यही निकालना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले गिवन वैल्यूज लिखनी होगी, और एक जो फॉर्मूला मैंने बोला था याद करने को, वो फॉर्मूला याद रखना होगा। बहुत ईजी फॉर्मूला है, क्या है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू में मोलैरिटी, यही है ना। डेल्टा टी बी की जगह क्या लिखेंगे, टी बी माइनस टी नोट बी, टी बी माइनस टी नोट बी। ठीक है बच्चों, और के बी की जगह क्या लिखेंगे, के बी की जगह 1.86 लिखेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं। और मोलैरिटी की जगह
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट NB लिखेंगे हम, अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो WA लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देते हैं केजी में, ताकि हम भूलें ना, ठीक है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में हमें गिवन है 124 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल यानी कि WB, सोल्यूट का मास, मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास ऑफ सोल्यूट लिख लेते हैं हम 124 ग्राम, और मोलर मास ऑफ सोल्यूट MB क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, जो कि क्या गिवन है 62 ग्राम पर मोल। और यहाँ पे WA लिख लेते हैं, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, टू kg, ये पहले से ही kg में है, तो हमें kg में करने की कोई टेंशन नहीं है, बस आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, न्यूमेरिकल करना है, केमिस्ट्री में मुश्किल है, बहुत आसान है, बस आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो बच्चों अब ये सारी वैल्यूज को पुट करना है, कैसे पुट करना है, TB माइनस T0 भी था, यहाँ पे KB था, इनटू में क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मास ऑफ सॉल्वेंट था ना तो यहाँ WA आएगा, सॉरी मेरी गलती, kg में, तो यहाँ पे लिख लेते हैं kg में। TB की जगह हमें क्या पुट करना है, सॉरी TB तो हमें निकालना है, क्योंकि TB क्या है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, क्वेश्चन में यही तो पूछा हुआ था, और हमें वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पता ही है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमें निकालना है, KB की वैल्यू 1.86 गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, बास गिवन मास अपॉन मोलर मास, सॉरी गिवन मास कितना है 124 ग्राम, और मोलर मास कितना है 62 ग्राम पर मोल, ठीक है। और मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास कितना है 2 kg, बिल्कुल सही, पहले से kg में, तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। 1.86 ग्राम, इसको और सॉल्व करेंगे, ये 1 से जाएगा, ये 2 से जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 2/2, ये 2 से कट गया, 2/2 आया, ये 2 आया, ये 2 आया, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, और ये आपस में ही कट गया, तो TB माइनस 373 केल्विन, ये क्या आया TB, ये माइनस में था, इधर आया तो प्लस में हो गया, 373 केल्विन प्लस में 1.86 केल्विन, ठीक है बच्चों। तो TB क्या हो गया 374.86 केल्विन, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ये हो गया, ठीक है बच्चों, तो इतना समझ में आया। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। जैसा कि नाम से भी पता चल रहा है, डिप्रेस होना, किसी चीज का मतलब कम होना, डिप्रेस मतलब डिप्रेशन नहीं, वो वाला डिप्रेशन नहीं जो तुम समझ रहे हो, डिप्रेशन मतलब कम होना किसी चीज का, घट जाना, एलिवेशन का मतलब एलिवेट होना,
एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट नाम से ही पता चल रहा था, एलिवेट हुई है कोई चीज बढ़ी है। डिप्रेशन मतलब डिप्रेस हो गई है। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट से पहले ना दो तीन टर्म्स हैं जिनको जिनका हमें ध्यान रखना होगा। क्या है वो ये है कि सबसे पहले तो हमें फ्रीजिंग पॉइंट पता होना चाहिए डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ने के लिए, है ना। बात सही है कि नहीं मेरी। इसको मैं नीचे कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो हम अभी क्या करने वाले हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो फ्रीजिंग पॉइंट को ना कई डेफिनेशन से या कई नामों से भी जाना जाता है। जैसे कि हम कई बार बोल देते हैं इट इज डिफाइंड एज, ठीक है। पहला तो यही हो गया कि इट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच both solid and liquid coexist, ठीक है। इसकी एक और डिफाइन हो जाती है कि फ्रीजिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच temperature at which solid and liquid both occur in equilibrium, both occur in, इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से, इक्विलिब्रियम, ठीक है बच्चों। एक और डिफाइन हो सकती है फ्रीजिंग पॉइंट की, वो क्या होगी, सबसे आसान जो कि 12th स्टैंडर्ड के लिए बहुत इजी है और बहुत बढ़िया भी है कि फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ solid and liquid becomes equal, या फिर सबसे आसान डिफाइन जो आपने छठी क्लास में भी पढ़ी थी, इट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स टू सॉलिडिफाई, मतलब ये वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड जो है सॉलिडिफाई मतलब सॉलिड होना शुरू हो जाता है,
ठीक है। तो सबसे पहले एक एक करके सभी डिफाइनों का मतलब समझेंगे। सबसे पहले जो डिफाइन, इट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच बोथ सॉलिड एंड लिक्विड को एग्जिस्ट। इसका मतलब ये है कि ये वो तापमान है या ये वो टेम्परेचर है जिस पे बोथ दोनों सॉलिड और लिक्विड को एग्जिस्ट करते हैं। और सेकंड जो हमारी डिफाइन है, एक सेकंड, ये क्या हो गया। सेकंड डिफाइन किया, फ्रीजिंग पॉइंट डिफाइन एज द टेम्परेचर जहाँ पे सॉलिड और लिक्विड बोथ दोनों इक्विलिब्रियम में हो। तीसरी डिफाइन ये कहती है, एक सेकंड, ये क्या हो रहा है। तीसरी डिफाइन ये कहती है कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसपे वेपर प्रेशर सॉलिड और लिक्विड का दोनों का बराबर हो जाता है। चौथी डिफाइन तो बहुत इजी है कि इट इज डिफाइंड एज टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट टू सॉलिडिफाई। अब इस बात पे आते हैं कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट तो हमने पढ़ लिया। अब इस बात पे आते हैं कि डेपरेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है। डेपरेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डेपरेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे पहले यहाँ पे मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, नीचे आ जा। ठीक है। डेपरेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। आज के लेक्चर में बस इतना बता देता हूँ। डेपरेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को डेल्टा टी एफ से डिनोट करते हैं। और डेपरेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट में से क्या घटाएंगे हम, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। हमेशा याद रखना कि हम डेल्टा टी एफ निकाल रहे हैं। ठीक है। कई बच्चे इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि डेल्टा टी बी होता है ना, डेल्टा टी बी क्या होता है, टी बी माइनस टी नॉट बी। तो कई बच्चे सोचते हैं ना कि मतलब इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि टी नोट बी किस में पहले आना था। समझ रहे हो ना कि टी नोट एफ पहले आता है या टी एफ पहले आता है। तो आपको ना एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप हमेशा ध्यान रखना कि हम यहाँ पे चेंज निकाल रहे हैं। चेंज कभी भी नेगेटिव हो सकता है, डिफरेंस कभी भी नेगेटिव हो सकता है, नहीं ना। डिफरेंस तो हमेशा ऐसा होता है ना कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाते हैं। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और कभी भी आप ये वाली गलती नहीं करोगे कि आपने डेल्टा टी बी को टी बी माइनस टी नोट बी ना लिख के या तो ऐसे लिख दिया टी बी माइनस टी नोट बी माइनस टी बी, या फिर आपने गलती से टी एफ माइनस टी नोट एफ लिख दिया। ये वाली गलती आपसे कभी भी नहीं होगी। मेरी इस बात को ध्यान से सुनना, फिर इसके बाद ही आपकी छुट्टी हो सकती है। तो इस बात को ध्यान से सुनो अभी कि पता है क्या होता है, जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो कभी भी बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करते हैं। इस बात का आप खास ध्यान रखना। जब हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकालते थे तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा हाई होता था वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से या सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से, है ना। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता था, तो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से हम वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को घटाते थे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेल्टा मतलब टी नॉट एफ जो है वो पहले क्यों आ रहा है। इसमें क्या होता है, डेप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में फ्रीजिंग पॉइंट का डेप्रेशन हो रहा है ना, मतलब घट रहा है फ्रीजिंग पॉइंट। तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट और घटेगा, है ना। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट अगर मान लो 0 डिग्री सेल्सियस है, सॉल्यूशन का -5 हो गया, -5 डिग्री सेल्सियस मान लो। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि हाँ और कम हो रहा है। तो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, ऑब्वियस सी बात है। तुम कहोगे सर जी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ये -5। तो क्या होगा, ये वाटर का ही फ्रीजिंग पॉइंट बड़ा है,
तो यहाँ पे टी नोट एफ माइनस टी एफ करेंगे। बड़े में से हमेशा छोटी चीज घटाते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन बड़ा है और वाटर छोटा है, तो यहाँ पे टी बी माइनस टी नोट भी करेंगे। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हो जाओ हो जाओ हो जाओ। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया। और अब बात करते हैं कि किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। फैक्टर्स ऑन विच एलिवेशन नहीं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड्स। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के, और डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के। तो यहाँ से मोलैलिटी का जब मोलैलिटी कह रहा हूँ, जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम के एफ से डिनोट करेंगे, और ये कौन सा कांस्टेंट होगा? ये होगा मोलर डेप्रेशन कांस्टेंट। मोलर, एक सेकेंड, ये होगा मोलर डेप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? कायरोस्कोपिक कांस्टेंट। कायरोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, कायरोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, इनको इसको दो नाम से जानते हैं। जैसे हम केबी को किस किस नाम से जानते थे? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, इन बातों का आप खास ध्यान रखना कि केबी को हम इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, केएफ को कायरोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, और अब इसका एक फॉर्मूला तैयार करते हैं हम। क्या होगा? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, के एफ को एज इट इज ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, के एफ तो ऐसे ही रहेगा ना, के एफ इंटू मोलैरिटी की जगह हम क्या पुट कर देते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू ए, किसमें? के जी में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया आपका, जो आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसा ही सेम फॉर्मूला आपको उसके लिए भी याद रखना है। किसके लिए? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए। डेल्टा टी बी मैं यहाँ लिख देता हूँ, शायद मैं पहले बताना भूल गया था। तो क्या आएगा? के बी इंटू में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन के जी। फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पे ये इसी चीज का चेंज है कि यहाँ पे क्या आ गया, क्या आ गया यहाँ पे? कोई बताएगा क्या आ गया यहाँ पे? यहाँ पे आ गया हमारा डेप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट आ गया यहाँ पे, है ना। यहाँ पे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आ गया, यहाँ पे मोलर डेप्रेशन कांस्टेंट आ गया, यहाँ पे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट आ गया। तो ये जो दो फॉर्मूले हैं ये आपको ध्यान रखने हैं, और साथ में ये भी नोट कर लो इन दोनों को भी। ये क्या है? ये क्या चीज दिखा रही है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, किसका मोल? सॉल्यूट। ठीक है, और ये तो पता ही है आपको, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें? इन केजी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम तो ये जो है अपना डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, और लास्ट जो हमारा रह गया है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसके ऊपर भी काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसको भी देखेंगे। और क्योंकि मतलब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला टॉपिक ना थोड़ा सा वाइड है, ब्रॉड है, इसमें हमें हर टाइप की वैरायटी लेके
लेके आपको करानी पड़ेगी। किसी भी चीज़ को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। एक एक पर्टिकुलर मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, किसी भी चीज़ को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पेपर में क्या क्वेश्चन कैसे आ जाए। तो इसलिए मैं हर चीज़ को आपको हर तरीके से बता रहा हूँ। तो इसलिए आप मेरे साथ साथ नोट करते रहा कीजिए। आज के लेक्चर में बस इतना ही।